एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंगपिंग अचानक से एक नई दुनिया में आकर हैरान होता है। तभी वो देखता है कि उस जगह उसके जैसे बहुत से लोग मौजूद हैं और उन सभी को कुछ अजीब से दिखने वाले काले नकाबपोश मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो सभी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहे होते हैं। किंगपिंग भी उनके ग्रुप में शामिल होकर भागने लगता है। भागते भागते वो सभी लोग काले नकाबपोशों से बचकर एक जगह पर छुपते हैं। तो किंगपिंग उनमें से एक बंदे से पूछता है कि ये कौन सी जगह है और ये नकाबपोश लोग मासूम लोगों को क्यों मार रहे हैं। इस पर वो बंदा किंगपिंग को बताता है कि ये पर्स डायमेंशन है और यहाँ मौजूद कोई भी बेगुनाह नहीं है। सबने टाइम के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ जरूर की है, जिससे वह स्पेस एंड टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट के लिए क्रिमिनल बन गए हैं और जो हमें मारना चाहते हैं वो स्कॉवेंगर्स हैं। किंगपिंग उस बंदे से वापस अपनी दुनिया में जाने का तरीका पूछता है, तो वो बंदा उसे बताता है कि इस दुनिया से निकलने का बस एक ही तरीका है कि तुम्हारी दुनिया का कोई इंसान तुम्हारी टाइमलाइन चेंज कर दे। किंगपिंग उसे पूछता है कि मैं यहाँ अपनी दुनिया के लोगों से कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। इस पर वो बंदा जोर जोर से हंसता हुआ जाकर एक पेड़ को पकड़ लेता है, जिस पर उस पेड़ से नीली रोशनी निकलने लगती है और तभी कुछ स्कॉवेंगर्स आकर उसे मार देते हैं, जिससे सारे लोग डरकर वहां से भागने लगते हैं। किंगपिंग भी उनके साथ भागता है। इधर अबू तैंग युआन चैंग को मारने वाले सर्वेंट्स को अपनी ईंट से मारकर बेहोश कर देती है और तैंग युआन चैंग की जान बचा लेती है। वो तैंग युआन चैंग पर शक करती है और कहती है कि तुमने किंगपिंग को वाइन पिलाई थी, जिसकी वजह से किंगपिंग गायब हो गया। इस पर तैंग युआन चैंग उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो बस एक यूजुअल सी वाइन थी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी वजह से कोई बंदा अचानक से गायब हो जाए। इस पर आबू से वो वाइन पीने के लिए कहती है, तो वो उस वाइन को पीता है, जिससे वो नशे में तो आ जाता है पर गायब नहीं होता। इधर किंगपिंग उन स्कॉवेंगर से बचकर भागते भागते एक पेड़ को पकड़ता है, तो उस पेड़ में से भी नीली रोशनी निकलने लगती है। वो आबू का नाम पुकारता है, तो आबू के पास मौजूद एक पेड़ से भी नीली रोशनी निकलने लगती है और आबू को किंगपिंग की आवाज सुनाई देती है। आबू किंगपिंग को हर तरफ ढूंढने लगती है। किंगपिंग उसे बताता है कि वो किसी और टाइमलाइन में पहुंच गया है, पर तभी वहां भी स्कॉवेंगर्स आ जाते हैं, तो वो चुप होकर एक जगह छुप जाता है। इधर तैंग युआन चैंग होश में आकर आबू को बताता है कि वाइन में कोई गड़बड़ी नहीं थी, वरना वाइन पीकर वो भी गायब हो जाता। इस पर आबू कहती है कि हाँ ठीक है, वाइन में कुछ भी नहीं था, अब तुम मेरा पीछा छोड़कर यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर वो उसे वहां से भेज देती है। तैंग युआन चैंग के सारे मैटर से बरी होते ही किंगपिंग एक अलग से दिखने वाली जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इधर आबू किंगपिंग को ढूंढते ढूंढते एक लेक के किनारे पहुंचकर आवाज देती है। अब यहाँ किंगपिंग को उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। वो नीचे देखता है, तो उसे आबू नजर आती है। वो आबू को पुकारता है। इधर उसकी आवाज सुनकर आबू भी लेक में देखती है, तो उसे भी किंगपिंग दिखाई देता है। किंगपिंग उसे बताता है कि वो किसी दूसरी टाइमलाइन में पहुंच गया है और बहुत से स्कॉवेंगर्स उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो आबू से पूछता है कि तुमने अभी क्या किया है, जिसकी वजह से मैं ट्रांसपोर्ट होकर स्कॉवेंगर से दूर यहाँ आ गया हूँ। आबू उसे बताती है कि उसने तैंग युआन चैंग को सेव किया है और वो उसके साथ जंगल में उसे ढूंढने के लिए निकल आई है। इस पर किंगपिंग अपने दिमाग पर जोर डालता है, तो उसे याद आता है कि तैन युआन चैंग उसके अडॉप्टेड फादर जनरल तैंग के ग्रैंडफादर हैं और वो उसके एंसेस्टर हैं। इसलिए जब भी उनकी लाइफ को खतरा होगा, तब वो भी स्कॉवेंगर्स के हत्थे चढ़ जाएगा। वो आबू को ये सारी बातें बताता है। आबू से कहती है कि ये तुम्हारे एंसेस्टर नहीं हो सकते, क्योंकि तुम किंग के बेटे हो, जनरल तैंग के नहीं। किंगपिंग उसे बताता है कि तैन युआन चैंग ने किंग के एंसेस्टर्स को सेव किया था, जिससे ली फैमिली को क्राउन मिला था। अगर तैन युआन चैंग ही नहीं रहेगा, तो ली फैमिली का भी कोई नामो निशान नहीं रहेगा। वो आबू से कहता है कि सब कुछ ठीक करने के लिए पहले तैन युआन चैंग को गुओ गोंग से माफी दिलवानी पड़ेगी। इस पर आबू तैन युआन चैंग को लेकर गुओ गोंग के पास जाती है। गुओ गोंग तैन युआन चैंग को माफ करने पर एग्री नहीं होता और वो फिर से अपने सोल्जर्स को उसे मारने का ऑर्डर देता है। इस पर आबू से कहती है कि मुझे तैन युआन चैंग को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा।
तो गुओगोंग तैन युआन चैंग को माफ करने के बदले आबू के सामने ये शर्त रखता है कि आबू को उसकी कॉन्क्यूबिन बनकर पैलेस में रहना होगा। आबू उसकी ये शर्त मान लेती है क्योंकि वो किंगफेंग की जान किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी। गुओगोंग भी तैन युआन चैंग को माफ कर देता है, जिससे किंगफेंग भी तुरंत वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। वो अपनी दुनिया में आकर बहुत खुश होता है और आबू से मिलने वापस गुओगोंग मैंसन की ओर निकल पड़ता है। इधर गुओगोंग आबू के सामने बहुत से फूड डिशेस लेकर आता है, पर आबू उन सब की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। उसे तो बस किंगफिंग का बनाया हुआ पोर्क बेली स्टू ही पसंद था। वो उदास होकर छत पर जाकर बैठ जाती है और किंगफिंग को याद करने लगती है। गुओगोंग उसे नीचे उतरने को कहता है। वो उसके लिए इस बार ब्रेस्ट पोर्क बनवा कर लाया था। वो आबू से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं पूरी कंट्री के हर कोने से हर तरह के बनने वाली डिशेस तुम्हें खिलाऊंगा। वो उसे ये भी बताता है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है, उसे बस हर सुंदर चीज अपने पास रखने की आदत है। वो उसके लिए ढेर सारे फायर वर्क्स भी करवाता है और उसे वादा करता है कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो उसे हमेशा खुश रखेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग किंगफिंग सिटी पहुंचता है तो वो देखता है कि हर तरफ लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे होते हैं और उनका बिहेवियर भी काफी अजीब होता है। वो मार्केट प्लेस की ओर जाता है। उसी टाइम वहां नान जाओ की प्रिंसेस नान यांग एंटर करती हैं और मार्केट में बिकने वाली चीजों को देखने लगती हैं। उसकी मेड उससे कहती है कि प्रिंसेस आप नकाब पहन लीजिए, वरना किसी ने आपको पहचान लिया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। प्रिंसेस कहती है कि अगर मुझे किसी का डर होता तो मैं यहाँ नहीं आती। तभी हम देखते हैं कि उसी मार्केट में आबू अपने बनाए गए एनर्जी डिटेक्टर से किंगफिंग को ढूंढने निकली होती है। उसके पीछे पीछे गुओगांग भी भीड़ को हटा रहा होता है और उसके सारे गार्ड छिपते छिपाते सीक्रेटली उसे प्रोटेक्ट करने की बड़ी ही वाहियात सी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी सड़क पर एक बंदा गुओगांग के पास से गुजरते हुए छींक देता है, तो सारे गार्ड उसे पकड़कर पनिशमेंट देने लगते हैं। इस पर गुओगांग उस बंदे को छोड़ देने के लिए कहता है। तभी एक दुकान पर जहां लोगों की काफी भीड़ लगी होती है, आबू फील करती है कि वहां मैग्नेटिक एनर्जी काफी ज्यादा है। तभी दो बंदे एक दूसरे से लड़ते हुए दुकान से बाहर आते हैं। उनके पास से एक बड़ी सी रेड चिली गिरती है। गुओगांग उसे उठाता है तो आबू उसे उसके हाथ से लेकर कहती है कि ये तो रेड चिली है। तभी उसे याद आता है कि चाइना में रेड चिली मिंग डायनेस्टी के बाद आई थी, तो ये रेड चिली अभी यहाँ कैसे पहुंची। वो ये सोच ही रही होती है, तभी वहां दुकान में मौजूद सारे लोगों की नजर उसके हाथ में मौजूद रेड चिली पर पड़ती है और वो सारे के सारे उस पर झपट पड़ते हैं। गुओगांग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पर एक बंदा आकर उसके सर पर एक पंच मारता है, जिससे वो नीचे बैठ जाता है। इस पर आबू को अपनी ईंट का कमाल दिखाना पड़ता है। वो उस बंदे को खींचकर एक ईंट मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। लोगों की भीड़ जॉम्बी की तरह उन्हें घेर लेती है। इस पर आबू उस रेड चिली को उठाकर दूर फेंकती है, जिस पर वो रेड चिली उछलकर प्रिंसेस नान यांग के हाथों में जा गिरती है। अब लोगों की भीड़ प्रिंसेस के पीछे भी पड़ जाती है। कुछ लोग आबू और गुओगांग के पीछे जाते हैं और कुछ प्रिंसेस नान यांग के पीछे भागते हैं। ये तीनों लोग भी भागना शुरू करते हैं। भागते भागते सभी एक साथ आ जाते हैं। तो आबू भीड़ से बचने के लिए गुओगांग और प्रिंसेस नान यांग को उछालकर एक छत पर पहुंचा देती है। तभी अचानक प्रिंसेस नान यांग का पैर फिसलता है और वो गिरने लगती है। तभी सही टाइम पर किंगफिंग वहां पहुंचकर प्रिंसेस नान यांग को सेव कर लेता है। तभी भीड़ के लोगों को कहीं और रेड चिली नजर आ जाती है, तो वो सारे उसे लेने के लिए जाने लगते हैं। भीड़ के हटने के बाद आबू की नजर किंगफिंग पर पड़ती है, जिसने प्रिंसेस नान यांग को पकड़ रखा होता है। ये नजारा देखकर आबू का खून खौल उठता है और इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।